आज हम बात कर रहे हैं रेकी के जो गुरु होते हैं, जो रेकी मास्टर्स होते हैं, जो हीलर्स होते हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में। हकीकत में दोस्तों मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ऐसी कोई भी क्वालिटीज या ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं पर भी ऑथेंटिकेट वे में नहीं लिखी गई है। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो एक जनरल मोडस ऑपरेंडी है या जो एक जनरल टोन है, जिस तरीके से जनरल अगर हम डिस्कशन करें तो उसमें एक हीलर कैसा होना चाहिए उसके बारे में सही ढंग से बताया है। बस आज वही चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से एक अच्छा हीलर कौन हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? आपको ऐसे कैसे हीलर के पास जाना पसंद है, या आप खुद ऐसे कैसे हीलर बनना चाहते हैं? ये जैसे ही आप सोचते जाएंगे ऐसे ही आज की सेशन को आप समझते जाएंगे। आज का सेशन कोई नया नहीं है, बड़ा ही नॉर्मल सा है, लेकिन बात वो है कि आप जो भी कुछ सोचते हैं, आप जिस किसी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या जो भी पर्सनालिटी आप बनना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं वो झलक आपको आज आप में दिखेगी। और मैं अपनी सेशन में यही प्रयास करूंगा कि एक हीलर कैसा होना चाहिए, जो मेरे खुद के मौलिक विचार हैं वो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं एक दूसरी बात आपको बता दूं, कई बार क्या होता है मालूम है कि मैं कई बार वैसे जब मेरे सेशंस होते हैं तो सेशन में मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन करता हूं। जब ये क्वालिटीज ऑफ द हीलर के लिए बात होती है तो मैं जानबूझ के ऑडियंस में ये क्वेश्चन करता हूं कि यार आपके हिसाब से एक आइडल माता, पिता या बच्चा कैसा होना चाहिए? ऑनेस्टली मैं बताऊं, बहुत सारे जवाब आते हैं उस टाइम। बहुत से लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लिखते हैं, और तब मैं उनसे ये पूछता हूं, साहब आपके हिसाब से ऐसा है कि एक बच्चा, आइडियल सुशिक्षित बच्चा या संस्कारी बच्चा कैसा होना चाहिए, जिसके बारे में आपने जो मुझे डिस्क्रिप्शन दिया या जो बताया, आपके मौलिक विचार बताए, ऐसे ही आदर्श पिता कैसा होना चाहिए? जब आप ये मुझे सोच बताते हैं तो क्या आप खुद से ये प्रश्न करते हैं कि मैं भी एक बाप हूं, मैं भी एक पिता हूं, तो क्या मेरे में ये सारे संस्कार हैं, ये सारे गुण हैं? कई बार ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ थियोरेटिकल बातें होती हैं। मैं आपसे ऐसी कोई बातें करना नहीं चाहता कि जो सिर्फ थ्योरी में हो, जो सिर्फ किताबों में है, जिसे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं या तो फॉलो करना आपके लिए मुश्किल है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल तरीके की। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से हीलर कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, हीलर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसे रेकी शक्ति में भरपूर विश्वास हो। बहुत सारे हीलर्स आजकल हमको देखने को मिलते हैं कि जो लोग बोलते हैं हम हीलिंग करते हैं, हम हीलिंग की प्रोसेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि वो खुद अपने लिए रेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने फैमिली के लिए रेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। या तो फिर ऐसा होता है कि जब भी कोई तकलीफ होती है तो वो खुद दौड़ के किसी और हीलर के पास जाता है या किसी और डॉक्टर के पास चला जाता है। मुझे कई बार ये प्रश्न खुद से भी होता है। माफ कीजिएगा, मैं किसी को टारगेट बनाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप में से कितने लोग गवर्नमेंट स्कूल में, मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट स्कूल में विजिट किए हैं? आप में से किसी ने विजिट किया है? गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम्स बनाती हैं, गवर्नमेंट बच्चों को खाना खिलाती है, बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचती हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं है। इसलिए क्या होता है, हम हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाते हैं, हम प्राइवेट स्कूल में उनको भर्ती करते हैं। ऐसे ही आज के पॉलिटिशियंस अगर थोड़ा सा देख लें, वापस मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हमारे पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि हम जो गवर्नमेंट अस्पताल वगैरह जो है वो अच्छी बनाते हैं। तो इनमें से कितने ऐसे नेता हैं कि जो आज की तारीख में
अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसके लिए गवर्नमेंट अस्पताल में भर्ती होते हैं। इनमें से कितनों के बच्चे आज की तारीख में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा भेदभाव क्यों? जब मैं आपसे ये बोलता हूं कि यार आपके हिसाब से क्या अच्छा होना चाहिए, तो उस टाइम पे आप बड़े ही पॉलिश्ड वे में मेरे से बात करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ऐसा 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 होना चाहिए। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। क्या आपका बिलीफ है? क्या आप इसे मानते हैं? क्या आप इसको जानते हैं? क्या आप इसको फॉलो करते हैं? तो कृपया आप जिस चीज को फॉलो नहीं करते हैं उसको यहां पर आगे कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा मैं यही बोलता हूं दोस्तों, एक हीलर कैसा होना चाहिए? तो आपके हृदय में अभी जो भी कोई सोच आ रही है कि यार मेरे हिसाब से हीलर ऐसा होना चाहिए, बस आज उसी के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, हीलर को खुद को रेकी शक्ति पर भरपूर विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास दोस्तों ऐसे ही नहीं आता है। विश्वास के लिए उसको साधना करनी पड़ेगी। विश्वास के लिए उसको आगे रेकी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां परिणाम मिल रहा है तो ओके फाइन, नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, अब वो क्या कर सकता है, वो परिणाम वो कैसे हासिल करेगा, इसके लिए वो निरंतर काम करेगा। देखिए डॉक्टर होता है ना, तो एक अच्छा डॉक्टर कब बनता है? जब वो सतत खुद को एनालिसिस करता है, खुद को अपडेटेड रखता है। ये कोई भी, आप किसी भी फील्ड में जाए, देखिए साहब मैं ये मानता हूं कि अगर मान लीजिए कि आप घास काटने वाले आदमी हैं, सिंपल सी बात है, मैं और कुछ ज्यादा नहीं समझता हूं, लेकिन आपकी घास की कटाई कुछ इस तरीके से है कि जिसकी वजह से अगर लोग ये बोलते हैं कि यार घास काटना है ना, तो इसके लिए इसी बंदे को बुलाओ, जबरदस्त काम करता है। हेयर सैलून, आज की तारीख में कई बार मैं देखता हूं कि हेयर सैलून वालों की इनकम जबरदस्त है। नॉर्मल तरीके से अगर देखें तो हेयर सैलून वाले एक्चुअली है क्या, जिसे हम पहले के जमाने में अगर उसको थोड़ा सा कंसिडर करें तो इतना सोशल स्टेटस हम नहीं देते थे। आज हमें अपॉइंटमेंट लेके उनके पास जाना पड़ता है। दिस इज व्हाट द करेज। देखिए काम कोई सा भी है, मुझे उससे कोई निस्बत नहीं है। मैटर ये कर रहा है कि आप जो भी काम करें वो इस तरीके से करें कि जिसकी वजह से उस सेवा को प्राप्त करने के लिए लोगों को आपके पास आना पड़े, लाइन में खड़ा रहना पड़े, अपॉइंटमेंट लेना पड़े। आपकी जगह चाहे कितनी भी छोटी है, चाहे कैसी भी गली कुची में है, लेकिन आपका काम ऐसा होना चाहिए। तो ये काम ऐसा हो कैसे सकता है कि जब तक आपको खुद पर विश्वास ना हो, जब तक आपको रेकी शक्ति पर विश्वास ना हो, और हर एक बात में अगर आप रेकी शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं तो आप अच्छे हीलर बन पाए, पॉसिबल ही नहीं है। ये सतत प्रयास करना पड़ेगा, और ये प्रयास जैसे जैसे आप करते जाएंगे ऐसे से आप बढ़ते जाएंगे। हमें मालूम है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपका खुद का फेथ उसमें बढ़ेगा। देखिए आप कतई ये मत सोचिए कि मेरे पेशेंट्स को या मेरे क्लाइंट को रेकी शक्ति में फेथ है या नहीं, यह आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप आपके पेशेंट को, आप आपके क्लाइंट को रेकी शक्ति कैसे प्रदान करेंगे जिसकी वजह से उनको परिणाम मिले। खत्म, ये अपना काम है। उनकी बिलीफ खुद ब खुद होगी। माफ कीजिएगा, आज जब हम रास्ते में जाते हैं कितने सारे भगवान के, देवी देवताओं के प्रतिमा जी हम देखते हैं। आइडियली अगर हम सोचें तो वो है क्या? सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब वो व्यक्ति, जब शिल्पकार उस शिल्प को बनाता है, उस मूर्ति को बनाता है, उस पत्थर में जब एक शेप देता है, तब तक भी वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति है। जब तक उसमें प्रतिष्ठा नहीं होती है, अंजन सलाका नहीं होता है, भाव प्रतिष्ठा नहीं होती है, तब तक वो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। उसको प्रतिमा जी नहीं बोला जा सकता। बस ऐसे ही रेकी शक्ति में अगर आपको जान डालना है तो आपके भाव उसमें डालने हैं। रेकी शक्ति काम करती है। और बीइंग हीलर, अगर मान लीजिए कि आपको यह लग रहा है कि नहीं काम नहीं करे, तो प्लीज आप हीलर का टैग मत लीजिएगा। जब तक आपको खुद को विश्वास ना हो तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। मेहरबानी करके ऐसे किसी भी सोशल मीडिया में जिस हिसाब से अभी जो एडवर्टाइजिंग होती है, हमने कई बार देखा हुआ है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज
कुछ ऐड देते हैं, कुछ ऐड में वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि क्या वो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, क्या आपकी बिलीफ उस प्रोडक्ट में है, तो मुझे नहीं मालूम जवाब क्या मिलेगा। शायद तक आप लोगों को मालूम है जवाब क्या मिलेगा। तो जब तक आपकी खुद की बिलीफ ना हो, आप आगे कैसे जा पाएंगे, आप कैसे काम कर पाएंगे। एक शिक्षक हैं, जब वो शिक्षक को, मैथ्स का शिक्षक है, उसको मैथ्स के लिए ऐसा कोई फीलिंग नहीं है, उसको ये नहीं लग रहा है कि नहीं यार मैथ्स कुछ है, तब तक वो मैथ्स को कैसे सही ढंग से पढ़ा पाएगा बच्चों को। जब तक जिस ज्ञान को आप बांटते हैं, जिस सेवा को आप बांटना चाहते हैं, जब तक आप उसको फील ना करेंगे, वो आपके ब्लड में जब तक ना पहुंचे, तब तक आप अच्छे हीलर नहीं बन पाएंगे। हीलर की बात अलग है। आप किसी भी व्यवसाय में जहां जाना चाहते हैं, आप नहीं जा पाएंगे। आपको एक अच्छा सा रेपुटेशन, एक अच्छा सा वैल्यू नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जहां पर हम बात करते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, जॉब सेटिस्फैक्शन की, तो मुझे बताइए जिसमें आपका विश्वास ही नहीं है, आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक बंदा है, भगवान में उसका बिलीफ जबरदस्त है, वो जहां कहीं भी जाता है, जब भी किसी प्रतिमा जी को देखता है या किसी पोस्टर को देखता है, चित्र है जिसमें से भगवान का है, और वो नतमस्तक सहृदय आदरता के साथ उस प्रतिमा जी को, उस पोस्टर को, उस पिक्चर को नमन करता है। वो कब होता है मालूम है? क्योंकि वो उसमें घुल चुका है। एक अच्छी से बात बताऊं, अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने रामायण, महाभारत, ये सारी की सारी सीरियल वापस देखी होगी। जब हम छोटे थे उस टाइम पे भी ये सारी सीरियल आती थी, और मुझे मालूम है कि उस टाइम पर पूरे देश में, पूरे राज्य में रास्तों पर सन्नाटा छा जाता था। वो सन्नाटा क्यों छा जाता था मालूम है? जब भी कोई रामायण देखता था या महाभारत देखता था, या तो सास भी कभी बहू थी देखते थे, तो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे और ये लगता था ये हमारे साथ हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। कई लोग रोते थे। मुझे आज भी मालूम है कि जब भी रामायण सीरियल आती थी या महाभारत आता था, बहुत से बड़े बुजुर्ग लोग जैसे ही राम जी पधारते थे, उनको टीवी में आते थे, सीरियल थी, नमन करते थे। कृष्ण जी पधारते थे, उनको नमन करते थे। ये होता है आपका श्रद्धा, आपकी विश्वास, और आप जिस ज्ञान को आप यूज करना चाहते हैं उसके प्रति आपकी खुद की सतर्कता, डिवोशन, ये वाली चीज होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको रेकी शक्ति पर विश्वास होना चाहिए। और अगर विश्वास नहीं है तो पहले आप खुद पर प्रयोग कीजिए। आप इतनी शंकाएं कीजिए, इतनी बार रेकी शक्ति को अपने पर प्रयोग कीजिए, अलग अलग तरीकों से कीजिए, आपके गुरु को मिलिए, आपके मास्टर्स को मिलिए, और मिलने के बाद जब तक उस शंका का निवारण न हो, जब तक आपको परिणाम न मिले, तब तक आप सभी से कृपया निवेदन है कि प्रोफेशनल हीलर की हैसियत से आप कतई मत जाइएगा। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, तभी आपको मिलेगा। इज इट? देखिए, कोई भी प्रोफेशन में जाना है तो क्या होता है, अगर आप बार बार करते हैं तो उसकी इक्वेशन, उसकी केमिस्ट्री, उसकी साइंस समझ में आती है। अगर मैं ये बोलता हूं कि रेकी शक्ति एक स्पिरिचुअल साइंस है, इसका मतलब क्या हुआ? उस साइंस को समझना पड़ेगा, उसके तरीकों को समझना पड़ेगा, उसकी मैथडोलॉजी को समझना पड़ेगा। और अगर ये सब कुछ आप करते हैं तो परिणाम तो मिलने से ही रहा, ये पक्की बात है। परिणाम आपको पक्का मिलेगा, उसमें कोई मिनमेक नहीं है, और ये कोई भी हाइपरग्रेड बात नहीं है, ये सही बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो आपका खुद का रेकी शक्ति पर विश्वास। दूसरी बात, एज अ हीलर क्या होना चाहिए? आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। करुणा खास ध्यान में रखिएगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमारे हृदय में हमें दया भाव रखना है, हमें किसी और व्यक्तियों के प्रति, जिसे बोलते हैं कि एक अहोभाव रखना है। यस, मैं मानता हूं, लेकिन देखिए, करुणा और दया में अंतर है। और मैं हमेशा ये मानता हूं कि करुणा होनी चाहिए, दया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आपको किसी भी व्यक्ति के लिए दया होती है तो उस टाइम पर आपके शब्द क्या होते हैं? अरे रे रे रे, ये बेचारा, ये बेचारी, भगवान इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कुदरत इसके साथ ऐसा क्यों कर रही है,
ऐसा होता है ना, बेचारा, बेचारी। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप एक इंसान है, आप एक जैसे एक जीव हैं, ऐसे ही वो भी एक जीव है, तो बेचारा कैसे हो सकता है? अगर भगवान आपका बाप है, अगर भगवान आपका नर्चर कर रहा है, वो आपकी माता भी हैं, तो उसका भी तो है। तो बेचारा वर्ड कहीं ना कहीं हमें ये लगता है, देखिए मैं मानता हूं कि आपकी भावनाएं होती हैं, लेकिन बेचारा जब वर्ड बोलते हैं तो आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम उस इंसान को, उस जीव को हमारे से कहीं निचले दर्जे में मानते हैं। मैं मानता हूं उसको दुख हो रहा है, उसको तकलीफें हैं जिसकी वजह से ये चीज निकल गई, लेकिन बेचारा, बेचारी, जैसे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि वो हैंडीकैप है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्सप्लॉइटेड है, वो किसी से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ऐसी एक फीलिंग आती है। तो वो कितनी हद तक सही है? इसकी जगह पे क्या हम करुणा भाव नहीं रख सकते हैं? दया जो शब्द है उसमें कहीं ना कहीं वापस एक अहंकार है। जब भी आप बोलते हैं कि मुझे इस व्यक्ति पर दया आती है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अहंकार है कि आप कुछ कर सकते हैं। इसकी जगह पे अगर करुणा भाव है तो मुझे इस जीव पर करुणा आती है, और फिर आप उस जीव को उस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकालें, उसके लिए आप अथाक प्रयत्न कीजिए। मैं मना नहीं करता हूं, फिजिकल, मेंटल या प्रेयर वे से आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात ये क्लियर है कि आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। करुणा दया से थोड़ा ऊपर का शब्द है, और वो फील करने वाली बात है। रास्ते में सब कहीं पे जा रहे हैं, मान लीजिए एक कुत्ता या कोई भी एक जानवर एक्सीडेंट में कहीं पर घायल होके साइड में पड़ा हुआ है। मान लीजिए आप किसी एक इमरजेंसी काम के लिए निकलते हैं, आप रास्ते में उस कुत्ते के प्रति या उस जीव के प्रति आप कुछ फिजिकल लेवल पर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अंदर से अगर करुणा होगी तो तुरंत ही उसके लिए प्रार्थना होगी, हे ईश्वर, हे भगवान, इस जीव को मैं तो अभी मदद नहीं कर सकता हूं, प्लीज तू किसी भी तरीके से उसको मदद कर ले। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, किसी ऐसे सिचुएशन को तू जनरेट कर कि जिसकी वजह से इस जीव की तकलीफ कम हो जाए। ये करुणा होती है। आप अंदर हृदय से ये भाव रख सकते हैं, और करुणा हर एक जीव के लिए होती है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, नॉर्मली ये होता है कि दया वर्ड जब हम यूज करते हैं, शब्द, जब दया शब्द को हम यूज करते हैं तो वो किसके प्रति होता है मालूम है? जिसके प्रति आपको ये लग रहा है कि उसकी सिचुएशन खराब है, सिर्फ उसी के प्रति। लेकिन मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है, वो कोई खराब सिचुएशन में है, तो क्या होगा? दया होगी? ज्यादातर किस्सों में नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच हैं, तो शायद तक उसके लिए अच्छे भाव भी निकल सकते हैं, बट ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। तो उस टाइम पर करुणा होनी चाहिए, और करुणा जो होती है वो हर एक जीव के प्रति एक समान होती है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि ये इंसान है या ये जानवर है, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि आप जो भी कुछ करें, किसी भी जीव के लिए करें, अगर आपके हृदय में करुणा है तो आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, उसमें भेद ना होगा, वरना भेद हो जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई छिपकली है, बराबर, ज्यादा, हमें से ज्यादा लोग छिपकली से कहीं ना कहीं चिढ़ते हैं, हमें वो पसंद नहीं आती है। और इसीलिए क्या होता है कि जब भी कहीं पर छिपकली देखा हम चिल्लम चिल्ली करते हैं, या तो उसको भगाने का प्रयास करते हैं। अगर करुणा है तब उसको भगाएंगे नहीं, तुरंत एक सोच आएगी, जैसे ये एक जीव है ऐसे ही मैं भी एक जीव हूं। अगर मुझे कोई ऐसे भगाएगा, ऐसे हरदूत करेगा, ऐसा अपमान करेगा, इस तरीके से मेरे से बिहेव करेगा, तो क्या मुझे पसंद आएगा? जैसे ही करुणा आपके हृदय में है, ऐसे ही ये थॉट निकलेंगे, और जैसे ही निकलेंगे खुद ब खुद आप अब उस जीव को प्रार्थना करेंगे कि मुझे आपसे डर लगता है, आपकी जो ये बॉडी है, जो विचित्रता है, उसकी वजह से मुझे शायद तक ये अनुकूल नहीं आ रहा है। सो प्लीज आप कुछ इस तरीके से करें
कि जिसकी वजह से या तो आप यहाँ से चले जाइए, कि जिसकी वजह से मुझे दिक्कत ना हो, मुझे आपके प्रति कोई द्वेष ना हो, मैं आपके प्रति कोई खराब भाव पैदा ना करूं। ये होता है करुणा। सो हमें हमेशा क्या करना है, करुणामय जीवन। तो एक हीलर कैसा होता है, वो करुणा के साथ जीता है, उसमें दया की कोई बात नहीं होती। दया जो एक पार्ट है वो उसमें है, मैं मानता हूं, लेकिन करुणा जो होती है वो उससे ऊपर है, थोड़ा सा हटके हैं। अच्छा, यहाँ पर भैरवी जी ने लिखा हुआ है कि नेटवर्क इश्यू है, तो आप सभी को मेरी आवाज़ या तो ये जो वीडियो है, जो लाइव सेशन है, वो आपको सही ढंग से आप उसको कैचअप कर पा रहे हैं? अगर करें तो प्लीज़ कोई भी एक व्यक्ति मुझे अगर थंब करके बताएगा तो मुझे समझ में आएगा कि सब कुछ सही है, मेरी ओर से कोई दिक्कत शायद तक नहीं है, ऐसा है। तो प्लीज़ कोई एक जो भी लाइव सेशन में अभी जुड़े हुए हैं वो एक व्यक्ति को भी एक थंब मुझे दिखा दे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके फाइन। सो आप सभी को मेरा सेशन सेटिंग से समझ में आ रहा है, थैंक यू। पहला बिलीफ, दूसरा करुणा, अब तीसरा क्या होगा, तो आपकी जो वाणी होती है, जो वर्तन होता है, वाणी, वर्तन और व्यवहार, इन तीनों में सिंक्रोनिज्म होना चाहिए। ज्यादातर लोग, हम लोग क्या करते हैं मालूम है, बड़ी नौटंकीबाज लोग हैं अपन, बड़ी बड़ी नौटंकी करते हैं। देखिए, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बिलीव कुछ और करते हैं। ये अपन सही ढंग से कर सकते हैं, क्या मालूम ये काल का प्रभाव है या क्या है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे में वाणी, वर्तन और व्यवहार तीनों की सिमेट्री, सिंक्रोनिज्म नहीं है। तो एज अ हीलर क्या होना चाहिए कि इन सब में सिंक्रोनिज्म होना चाहिए। बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो सोच है, आपकी जो बिलीफ है, उसके हिसाब से आपके एक्शंस होने चाहिए और उसी के हिसाब से आपका व्यवहार, वर्तन होना चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों में हमें नहीं मिलता है। ठीक है, उसको कई बार ये भी बोलते हैं कि वो एक स्मार्टनेस है, ये आज के ज़माने की ज़रूरत है, ऐसा करके हम बोलते हैं, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। देखिए, मैं एक अच्छा सा उदाहरण बताऊं मैं आपको। मान लीजिए रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे आप सोने की तैयारी कर रहे हैं या तो सो चुके हैं। अचानक आपके घर बैल बजती है। आप जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं तो आपने देखा कि आपके ससुर पक्ष के कुछ रिलेटिव आए हुए हैं। तो क्या होता है, क्या होता है, फेस पर स्माइल होती है और सोच क्या होती है, अरे ये समय पे ये लोग क्यों आ गए, ये भी कोई आने का समय है। इनको समझ नहीं आता कि ऐसे समय पे नहीं जा सकते, या किसी के भी घर पे जाए तो फोन करके जाए। लेकिन आपका रिएक्शन उस टाइम पे क्या होता है, अरे 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 आइए आइए आइए, पधारिए, आप सभी को देखकर बड़ा आनंद आया। देखा, वाणी, वर्तन और व्यवहार, इन तीनों में सिमेट्री नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप फॉर्मेलिटी करेंगी, क्या लेंगे, चाय पानी वगैरह, और उस टाइम क्या होता है मालूम है, अगर वो इंसान बोले नहीं नहीं बस हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक आनंद होता है, संतोष होता है, ठीक है भाई अच्छी बात है। और थोड़ी देर के बाद अगर वो इंसान ये बोलता है कि काम करो, हम बाहर से आए हैं, खाना अभी बाकी है, फटाफट खिचड़ी कड़ी बना दो आप, या तो बाखरी शाक बना दो आप। अब देखो आपकी हालत क्या हो जाती है। तकलीफ होती है ना। आप बनाते भी हैं, अरे नहीं 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 पक्का आप खाना नहीं खाया तो आपको खाना पड़ेगा, मैं अभी फटाफट बना देती हूं। और बनाते बनाते आपकी सोच क्या होती है, आप उस दौरान क्या सोचते हैं। मेरा हीलर कैसा होना चाहिए, जिसकी वाणी, वर्तन और व्यवहार तीनों में सिमेट्री होनी जरूरी है। इनको सिंक्रोनाइज करके चले। देखिए, मेहरबानी करके कृपया किसी को भी आपको ये जताने की जरूरत नहीं है कि आपकी सोच अच्छी है, आपका व्यवहार एक अलग है। बहुत सारे लोग ऐसा नाटक करते हैं जिनकी सोच खराब होती है, लेकिन जब वो आपके सामने आते हैं तो ऐसा वो मंतव्य या प्रेजेंटेशन करते हैं कि अपने को लगे कि यार जबरदस्त, इसकी तो क्या सोच है।
लेकिन अगर उसको कांस्टेंट ऑब्जर्व किया जाए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया जाए, या उसको जो वो वर्तन व्यवहार कर रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाए, तो क्या होता है, हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, ये नाटक कर रहा है, हकीकत में बोलता कुछ है करता कुछ है। जैसे बोलते हैं ना कि हाथी के दांत हैं, चबाने के अलग और दिखाने के अलग, ये वाली चीज है। तो कृपया, एक अच्छा हीलर कोई नाटक नहीं करता है, वो जो है जिस सिचुएशन में है, जिसमें उसके बिलीफ है, वो उसी को प्रदर्शित करता है, और आपको भी यही करना है। देखिए, ज़्यादातर हमारी आजकल की अगर सोशल तकलीफें जो भी कोई बढ़ रही हैं, अगर उसको थोड़ा सा डिटेल में देखें या समझें, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एक लग रहा है कि हमारी सोच अलग है, हमारा वर्तन अलग है, और हमारा व्यवहार या तो फिर जो भी बातचीत करने का तरीका है वो अलग है, और इसी की वजह से तकलीफें होती हैं। लेकिन अगर आपकी ये तीनों चीज़ें एक सी हो जाए तो फिर मज़ा आ जाए, बस यही करना है। सो वाणी वर्तन व्यवहार में हमें सिंक्रोनिज्म रखना है। हम इसको कहीं ना कहीं कट नहीं करेंगे, या तो इनको अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे, जो है उसी के हिसाब से जाएंगे। लेकिन अब बात आ रही है बानी या तो वाणी। आपकी बानी कैसी होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं सुमधुर होनी चाहिए, कटु बानी नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को ये देखा हुआ है कि जो वो बोलते हैं तो कटु बानी निकलती है। अपने को लग रहा है कि जैसे ये बंदा अपने को मारता है, बार बार खंजर मारता हो, ऐसा फीलिंग आता है। देखिए, बात करनी है, किसी भी इंसान से बात करनी है, प्रेम से बात क्यों नहीं कर सकते हैं, शांति से बात क्यों नहीं कर सकते हैं। और जब भी आप कटु वाणी के साथ या ऐसे टोन के साथ अगर किसी से बात करें, उसकी जगह पर अगर आप ये मान लीजिए कि अगर आप खड़े और कोई सामने वाला अगर ऐसी बानी में आपके साथ बात करे तो क्या होगा। तो देखिए, आपकी आवाज चाहे कुछ भी है, जो कुदरती है, लेकिन बात करने का तरीका, जो टोन है, वो हम डेवलप कर सकते हैं। और जब आप सामने वाले को आपके जैसा ही एक जीव समझते हैं, कोई उसमें भेद नहीं है, तो क्या आपको ये लग रहा है कि आपकी जो बानी है उसके साथ आपको नाटक करना पड़े, या बटरिंग या पॉलिशिंग करनी पड़े। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ जो बटरिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है, कर लीजिए, लेकिन वो स्वार्थ की वजह से करने का कोई मतलब नहीं है। उसकी जगह पे हृदय से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, आनंद से बात कीजिए, और वो चीज सामने वाले को असर करती है। देखिए, हम तो हीलर हैं, तो हीलर को बेसिकली क्या होगा, वो वाइब्रेशन की दुनिया में अपन जीते हैं। आपको ये भी मालूम है कि जब आप ऐसी कोई भी नाटक करते हैं तो वो वाइब्रेशन अलग होते हैं। सामने वाला इंसान क्या उस वाइब्रेशन को नहीं समझ पाएगा, नहीं भाप पाएगा, नहीं माप पाएगा। तो प्लीज आप ऐसा कोई भी नाटक मत करें, शांति से प्रेम के साथ उन लोगों के साथ आप जुड़िए, मिलिए, बात कीजिए उन लोगों के साथ, ये जरूरी है। सो वाणी वर्तन और व्यवहार आपके एकदम सही होने चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि जो मेरा हीलर होता है ना, वो बड़ा निखालस टाइप का आदमी होता है, निखालस होता है, सरल होता है, और पारदर्शिता के साथ वो काम करता है। ये भी बहुत जरूरी है। निखालस का मतलब क्या हुआ कि जो भी चीजें हैं वो बड़ी ही प्रेम से, आसानी के साथ, उसके साथ शब्दों के साथ खेले बिना वो आपसे बात करेगा, उसको जो फील हो रहा है वो आपसे शेयर करेगा। और सरलता का मतलब बड़े ही प्रेम के साथ, अगर मान लीजिए कि आप उसके पेशेंट है और आपने उस पर गुस्सा कर दिया, ऐसा कुछ भी कर दिया, बड़े शांति से, बड़े प्रेम के साथ वो उस चीज को देखेगा, सुनेगा, समझेगा। ये वाली चीज होनी चाहिए। तो एक अच्छा हीलर कब बनते हैं कि जब आप में ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, जब आप में फ्रैंकनेंस है, इसका मतलब निखालसता है, और आप में सरलता है। अगर ये गुण है तो आप अच्छे हीलर बन सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी, एक भी गुण अगर सही ढंग से नहीं है, तो माफ कीजिएगा, आप अच्छे हीलर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप में गंदगी पैदा कर रहे हैं। और यार, एक लाइफ में, एक बॉडी में, एक के अलावा दो दो तीन तीन पर्सनालिटी के साथ जीने का क्या मतलब है। मेडिकली भी ये बात हुई है, स्प्लिट पर्सनालिटी करके शब्द है, मेडिकल में इसको एक प्रकार का रोग बोलते हैं, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी इसकी है। तो प्लीज हमें डिफरेंट या स्प्लिट पर्सनालिटी के साथ नहीं जीना है, जो है वो ये है, दैट्स इट। लेकिन हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि जिसकी वजह से सामने वाले को दुख ना हो, अपमान ना हो। सरलता है, मुझे जो भी है सही बात करनी है, लेकिन अगर उस बात करते वक्त मुझे थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर
आप आपके पिताजी को ये भी कह के बुला सकते हैं, पिताजी, पप्पा, डैडी, डैड, पॉप्स, या तो ये भी बोल सकते हैं, मेरी मम्मी के हस्बैंड, मुझे आपसे बात करनी है। इनमें से कौन सी चीज गलत है? बात सही है, आप सत्य बोल रहे हैं, फिर भी बोलने का एक तरीका होता है। तो आप आपके पिताजी को ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे मम्मी के हस्बैंड, मुझे आपसे बात करनी है। आप ऐसा बोल सकते हैं, पिताजी मुझे आपसे बात करनी है। तो ये बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है कि मैंने अभी ये बताया कि हीलर जो है वो फैक्ट बोलेगा, लेकिन बोलने का भी एक तरीका होता है कि उसको आप किस तरीके से बोलेंगे। जैसे बोलते हैं कि अगर किसी की आंखें नहीं हैं तो उसको काना नहीं बोल सकते हैं, किसी के पैर में तकलीफ, उसको लंगड़ा नहीं बोल सकते हैं, वो दुख होता है उसको। तो बोलने का तरीका क्या रहेगा कि आपकी आंखों में कुछ तकलीफ हुई है, आपके पैरों में कुछ तकलीफ हुई है, इस तरीके से बात को करना चाहिए। सो मेरा हीलर बड़ा ही जिसे बोलते हैं प्रेममय वातावरण को उपार्जित करता है, सर्जन करता है। हीलर कैसा होता है मालूम है कि जब भी आप उसके नजदीक जाते हैं, उसके आसपास जाते हैं, या तो वो जब भी आपके पास आता है, एक आनंद की लहर छा जाती है, आनंद आनंद आनंद, वो प्रेम वाला एटमोस्फियर क्रिएट हो जाता है। उसकी ऑरा, उसकी आभा इस तरीके से वो डेवलप होती है कि जब भी आप उसको देखें, अंदर से प्रेम हो जाता है, अंदर से आनंद होता है। आपको ये लग रहा है कि मजा आ गया यार, इस इंसान को अपन देखते ही रहे बस। कभी भी जैसे मान लीजिए कि जब हम भगवान की प्रतिमा को देखते हैं तो कई बार अच्छी प्रतिमा बनती है तो क्या करते हैं, बस ये लगे इसको देख ही रहे, वहां से नजर हटाने की हमें इच्छा नहीं होती है। मेरा हीलर भी ऐसा ही होता है। वो इस तरीके से उसकी पर्सनालिटी होती है कि जिसकी वजह से आपको ये लगे कि उसको सुनते रहें, उसको देखते रहें, बस हमें नजर हटानी ही नहीं है, ये वाली चीज हो जाती है। सो आप खास ये ध्यान रखें कि हीलर की वाणी वर्तन व्यवहार ऐसे सुमधुर हो, कटु ना हो, अपमानजनक ना हो कि जिसकी वजह से किसी को भी किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी दर्द हो, दुख हो। यार जब हम सबको प्रेम बांटने चले हैं, हम सबके साथ अभेदता करते चले हैं, तो उसमें ये हम भेद क्यों डालें, हम क्यों कटुवाणी बोले, हम क्यों किसी को कोई भी ऐसी खराब, हमारी एटीट्यूड, हमारा वर्तन ऐसा क्यों खराब हो कि जिसकी वजह से उसको दूसरी बार हमारे पास आने के लिए, जिसे बोलते हैं कि फोर्स करना पड़े, या तो उसका पैर नहीं आए, नहीं ऊपर पाए वो अपने पास आने के लिए। ऐसा क्यों? मालूम है हीलर कैसा होता है? हीलर को देखते पशु पंखी जीव मात्र खुश हो जाते हैं, पशु पंखी भी उसके पास जाते हैं, उनको आनंद आता है उसके पास जाने के बाद। देखिए ये कुछ कसौटियां भी हैं आपके लिए, मैं तो ये बता रहा हूं कि ये हीलर के लक्षण हैं, लेकिन ये कसौटी हैं। आप में से जितने भी लोग आज हीलर की हैसियत से जो काम कर रहे हैं, वो आज खुद ही खुद को मापेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि क्या सही में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो हीलर मेरा ऐसा होना चाहिए जिसका बॉडी लैंग्वेज, देखिए जब आप प्रोफेशनल तरीके से कहीं पर भी जाते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को हील करते हैं तो जब आपके हाथ जो हैं वो आपके पेशेंट के कहीं पर भी बॉडी पर अगर रखेंगे तो आपका जो सोच है वो आपकी बॉडी पर कहीं ना कहीं निकलेगा। उस दौरान खास ध्यान रखिएगा कि आपका जब भी पेशेंट को जब आप टच करते हैं तो वो न तो कोई स्त्री है, न तो कोई लड़की है, सिर्फ और सिर्फ आपके जैसा ही एक जीव है। ये खास ध्यान रखिएगा। आजकल का ज़माना ख़राब है, तो जब भी एज अ हीलर की हैसियत से आप किसी को भी टच करते हैं तो आपकी टच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से सामने वाले को खराब सोच आए या आपको खुद को खराब सोच आए। आपके कपड़े, आपकी डिसेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से सामने वाले को आपके प्रति खराब सोच आए। खराब सोच का मतलब क्या हुआ? वो आपको गलत समझ रहा है, ये वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसको विषय विकार का भी कोई सोच आता है तो उसके भी निमित्त आप हैं। आपकी किसी भी पहरवेश, बातचीत या किसी भी बॉडी लैंग्वेज के तरीके से सामने वाले को विषय विकार या और कोई भी खराब सोच नहीं आनी चाहिए। ये खास ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसके निमित्त आप हैं। अगर उसके हृदय में, अगर उसके मन में कोई भी खराब सोच आती है विषय की या और कोई भी, तो इसके जिम्मेदार आप हैं।
तो प्लीज कृपया आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी किसी भी चीजों में आपको नहीं पड़ना है। जब भी आप बातचीत करें तो ओपन हार्टेड बात करेंगे। मेरा हीलर ओपन हार्टेड बात करेगा, शांति से बात करेगा। वो सबसे पहले मेरे पेशेंट को, मेरे क्लाइंट को शांति से सुनेगा। ये मेरा हीलर जो होता है ना, वो बड़ा ही अच्छा लिसनर होता है। वो शांति से, बड़े ही प्रेम से आपको सुनेगा, आपको समझेगा। देखिए, हीलर की हैसियत से आपको कोई मैकेनिकली काम नहीं करना है। आप मशीन नहीं है कि आप ये बोले कि मैं ओके शांति से मैं बैठा हूं, आप बोलते जाइए, कल्ला को बोलते जाइए। जी नहीं। सुनने का मतलब ये हुआ कि वो बड़े ही दिलचस्पी के साथ आपको सुनेगा, आपको अपने ओपिनियन देगा, आपके अपने मंतव्य देगा, और बीच बीच में आपको कुछ प्रश्न करके भी वो जताएगा कि नहीं, वो आपको सही ढंग से सुन रहा है, आपको समझ रहा है या तो समझने का प्रयास कर रहा है। हीलर ऐसा होता है। देखिए, ज्यादातर आज तक की मेरी जो भी हीलिंग की जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आज तक मेरा ये अनुभव रहा है कि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स, जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, उन सभी की ज्यादातर तकलीफें क्या होती है मालूम है? उनको कोई सुनता नहीं है, उनको कोई समझता नहीं है। खास करके जो लोग बुजुर्ग हैं, उनकी ये ज्यादा कंप्लेन है कि हमारे लिए, हमारे घर में किसी के पास समय ही नहीं है, कोई हमें समय नहीं देता है। दूसरी बात ये हो जाती है कि जब वो बोलते हैं, अब बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा लंबा सा खींच के बोलते हैं या ऐसा कुछ करते हैं तो सामने वाले को कंटाला आ जाता है। नहीं, आत्मीयता रखनी है। आप बड़े प्रेम से उनसे बोल सकते हैं कि देखिए वडील, बात ये है कि 15 मिनट के बाद मेरी और अपॉइंटमेंट है, तो आप थोड़ा सा मुझे शॉर्ट में बता दीजिए, या तो बाहर अपॉइंटमेंट बैठी है तो आप मुझे बता दीजिए। कुछ इस तरीके से भी आप उनसे बात कर सकते हैं कि जहां पर उनको इंसल्ट ना हो। बहुत से पेशेंट्स आज मैंने देखा हुआ है कि जब वो आते हैं, मैं उनको शांति से सुनता हूं, उनकी तकलीफें जब वो जाते हैं आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे के बाद, जब भी मेरे कैबिन से बाहर जाते हैं, मैंने ये देखा हुआ है कि उनकी तकलीफें 50% कम हो गई होती हैं। तो इसका मतलब कि जो शारीरिक तकलीफें थी वो थी, साथों साथ जो मानसिक तकलीफें या जो भी और कोई तकलीफें थी जिसकी वजह से वो लोग मेरे पास आए थे, मुझे अप्रोच किया था, लेकिन शांति से सुनने के बाद उनकी तकलीफों में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ कटौती हुई है। वो बड़ा ही खुश होके जाता है, बड़ा ही शांति से जाता है, आनंदमय तरीके से जाता है, और एक आस, एक सपना लेके जाता है कि उसने आपको कंसल्ट किया, इसका मतलब कि अब उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम भगवान हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि हम सब समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका शब्द, आपकी उनके साथ की जो बातचीत, जो वार्तालाप है, वो कम से कम ऐसा करिए कि जिसकी वजह से उसको शांति तो मिले। और फिर आपको जो प्रयोग करना है वो तो आप करेंगे ही करेंगे एज अ हीलर। जो रेकी प्रदान करनी है, जो सिंबल यूज करने है, क्रिस्टल XYZ, जो भी आपकी मैथोडोलॉजी है, वो सभी आप करेंगे। मैं कहीं पर भी मना नहीं करता हूं, लेकिन कम से कम उनको शांति से सुनिए। सही में आपको बड़ा मजा आएगा। मैं अपनी जितनी भी पोस्ट FB पर डालता हूं, या जितनी भी मैं अपने, आज जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे जो भी कुछ शेयर कर रहा हूं, ये सब कुछ चीजें कहां से आई? शांति से पेशेंट्स को सुनने के बाद समझ में आ रहा है कि जीवन ये है, लोगों की तकलीफें ये है, लोगों ने अपनी तकलीफ को इस तरीके से बढ़ावा दिया, या तो चढ़ावा दिया, या तो यहां पर वो खामखा गलत तरीके से आगे जा रहे हैं। तो आपको भी फायदा होगा। और देखिए, हीलर की हैसियत से जब हम बैठते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो चीज है वो ये है कि जिंदगी ऑलवेज कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। हर एक मोमेंट, हर एक समय आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो उस दौरान जब आप आपके पेशेंट्स के साथ बैठते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते होते हैं। बस अपना काम यही है कि मैं ये देखूं कि मैं क्या सीख रहा हूं, मुझे क्या गेन हो रहा है। और मेरा तो यही होता है कि कई बार एक पेशेंट का मैंने हिस्ट्री लिया, समझा, और उसी हिस्ट्री को समझने के बाद अगर वही चीज मैं किसी और पेशेंट के साथ उसी सॉल्यूशन को मैं देता हूं तो रिजल्ट मिल जाती है, क्योंकि मुझे ग्रास रूट समझ में आ जाते हैं। वापस मैं आपको बता दूं, यहां पर आप कोई गलत चीज मत लीजिएगा। एज अ हीलर, एक पेशेंट को जब मैं सुनता हूं तो उसकी बात किसी और को जब करूं तो मैं नाम नहीं देता हूं, और पूरी बात भी नहीं करता हूं, कुछ बातें करता हूं, क्योंकि प्रोफेशनल एटिकेट का ये सबसे पहला नियम है कि आपका पेशेंट जब आपके पास आता है ना, तो बड़ी उम्मीदों के साथ आता है। वो आपको कहीं ना कहीं भगवान मानता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेंड मानता है,
और तब जाके वो खुद को ओपन करता है और अपनी सारी चीजें बोलता है। और एक प्रोफेशनल हीलर होने के बाद अगर आप उसकी बातें किसी और को करें, ये कतई सही नहीं है। प्लीज उसको इतना विश्वास होना चाहिए, आपको दिलाना पड़ेगा वो विश्वास कि भैया तू कुछ भी बात मेरे से कर ले, लेकिन अगर तेरी बीवी भी आई ना तो भी मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊंगा कि हमारी क्या बात हुई थी। ये तरीका होता है और इसी तरीके से आपको जाना है। और मान लीजिए ये प्रोफेशनल तो ठीक है, लेकिन लाइफ में भी, सोशलिज्म में भी अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझ के काम करेंगे तो भी घर में बहुत से झगड़े कम हो जाएंगे। ज्यादातर देखिए घर में क्या होता है, यहाँ की बात वहां की, वहां की यहाँ, बस यही चीजें होती रहती हैं। और आपको तो मालूम है कि अगर एक व्यक्ति मुझे कुछ बात बोलता है, मैं उस बात को सुनता हूं और सुनने के बाद आपको क्या ये लगता है कि आप वही चीज उसी अंदाज में, उसी टोन में, उसी डेप्थ के साथ आगे किसी के साथ शेयर करते हैं? नहीं साहब, वो बदल जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, आपकी जो वर्ड थी वो वर्ड में बदलाव आ गया। जैसे मान लीजिए एक दया शब्द और करुणा शब्द जो मैंने अभी आपको बताया, साहब बड़ा फर्क है इसमें। धार्मिकता और आध्यात्मिकता बड़ा फर्क है। आपने तो बोलने की खातिर बोल दिया, बस ये शब्द उसने बोला था, ऐसा बोला था, आप शायद तक फास्ट बोल रहे हैं जबकि उसने बड़े शांतिमय तरीके से बात किया था। कई बार ऐसा होता है और आप किसी के रिलेशन को स्पॉइल करते हैं। तो प्लीज कम से कम ऐसा मत कीजिए, आपकी रूटीन लाइफ में भी मत कीजिए। हीलर की हैसियत से तो नहीं करना, ये पक्की बात है। कम से कम आपके कितने पेशेंट्स हैं, उनके क्या नाम है, उनकी क्या तकलीफें हैं, वो किसी और पेशेंट के साथ आपको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है और नहीं करना चाहिए बेसिकली। दोस्तों आज वापस टाइम हो चुका है अपने मेडिटेशन के लिए। वैसे बहुत कुछ क्वालिटीज हैं, मुझे लग रहा है कि वापस एक और सेशन हमें क्वालिटीज के लिए लेना पड़ेगा, तो वापस हम मेडिटेशन में चलते हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं मेडिटेशन के लिए? दैट्स ग्रेट। आज हम कौन सा मेडिटेशन करेंगे? एक काम करते हैं, आज हम एक पर्पल पिरामिड मेडिटेशन करते हैं। अरे नहीं नहीं, टेंशन मत करो, आपको मेडिटेशन लेने के लिए, आई मीन से पिरामिड लेने के लिए नहीं जाना है। डोंट वरी, जस्ट बी रिलैक्स। लेकिन एक बात है कि आप कहां पर बैठेंगे, एक ऐसी जगह पर जाके बैठिए जहां पर शांत वातावरण हो, कोई डिस्टरबेंस न हो, आप शांति से मुझे सुन पाए, आप शांति से खुद को मिल पाए, आप शांति से खुद को हग कर पाए। आप ऐसी जगह पे जाके बैठिए जहां पर आवाज और म्यूजिक आपको बड़ी क्रिस्टल क्लियर साउंड में आपको सुनाई दे। ठीक है? करना क्या है, आप अपना अपना थोड़ा सा प्रयास चालू कीजिए, तब तक मैं थोड़ा बोल देता हूं करना क्या है। तो सबसे पहली बात कि आप जब ऐसी जगह पे गए हैं तो अगर आप चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं तो चौकड़ी मारकर बैठिए। अगर आप लोटस फीट में बैठ सकते हैं तो आप उसमें बैठिए। अगर लोटस फीट में नहीं बैठ सकते हैं, चौकड़ी नहीं मार सकते हैं, तो पैरों को फैला के बैठ सकते हैं, या तो आप लेट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट बी रिलैक्स। आपको आपकी बॉडी की जो पॉस्चर है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको खुद को रिलैक्सेशन फील हो, आप उसको एंजॉय कर पाए। देखिए जो हम लास्ट की जो 10-15 मिनट जो भी हम मेडिटेशन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए होता है। सो डोंट वरी, कोई नीति नियम नहीं, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, जस्ट बी रिलैक्स, उसको एंजॉय कीजिए। सो अब आप जहां कहीं पर भी बैठे हैं वहां पर शांति से आंखें बंद कर दें, एकदम शांति से बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए। उसको टाइट करने की जरूरत नहीं है, उसको खींचने की जरूरत नहीं है, एकदम शांति से, एकदम रिलैक्स। धीरे से गहरी सांस लीजिए, उस सांस को धीरे से छोड़िए, वापस धीरे से एक गहरी सांस लीजिए, उस सांस को धीरे से छोड़िए, धीरे से एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से सांसों को छोड़िए, एकदम रिलैक्स, एकदम कूल काम, बॉडी को छोड़ दीजिए।
हंसा जी, आपका जो क्वेश्चन है, खाना खाया है तो इसके बाद आप ये मेडिटेशन कर सकती हैं, चिंता मत कीजिएगा। खाने से इससे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम सांसों को धीरे से लेते हैं और छोड़ते हैं। अब आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। शांति से आप ये देखिए कि आपके शरीर के ऊपर एक पर्पल कलर का पिरामिड तैयार होता जा रहा है। पर्पल कलर जो नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब करता है। पिरामिड का मतलब वो एक ट्रायंगल, वो धीरे 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 तैयार होता जाता है। आपने देखा वो पिरामिड तैयार हो रहा है बराबर आपके ऊपर। धीरे से वो पिरामिड अब आपके ऊपर आना चालू हुआ। पिरामिड इतना बड़ा है कि जिसमें आपका शरीर अंदर आ जाएगा, समा जाएगा। धीरे 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 पिरामिड आपके बॉडी के ऊपर आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। अब वो पिरामिड आपके बॉडी के ऊपर आके सीधा जमीन पर प्रस्थापित हो चुका है। आप शांति से सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। पिरामिड करता क्या है तो देखिए, ऊपर उसकी चोटी पर अगर आप देखें तो वहां से एक सफेद प्रकाश धीरे 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 अंदर आता है। धीरे 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 वो पिरामिड सफेद प्रकाश से प्रज्वलित हो जाता है, भर जाता है। आपने ये देखा कि प्रकाश आपके आसपास भी फैल रहा है, लेकिन ये प्रकाश बड़ा ही लाइट है। ऐसा नहीं है कि वो आंखों में लगे। आपकी आंखें बंद होने के बावजूद भी वो आंखों में नहीं लगता है। वो बड़ा ही माइल्ड टाइप का प्रकाश है। आप उस प्रकाश को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। आप शांति से लेटे हैं या बैठे हैं, बस आसपास सफेद प्रकाश को महसूस कर पा रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? पर्पल पिरामिड के जो बाहरी पोर्शन है वहां धीरे 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 एक ब्लैक कलर का धुआं डेवलप होता जा रहा है। ये धुआं क्या है? और थोड़ा सा देखते हैं। धीरे 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 वो धुआं बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अंदर सफेद प्रकाश है, बाहर काले कलर का धुआं है। धीरे 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 आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी जितनी भी तकलीफें थी, जो जो तकलीफें थी, वो तकलीफें एक के बाद एक धीरे 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 दूर होती जा रही हैं। जैसे मान लीजिए आपको हेडेक है, तो धीरे 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 हेडेक कम होता जा रहा है। आपको कोई गायनेक प्रॉब्लम है, तो धीरे 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 गायनेक प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही हैं। आपकी जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, वही ये काला धुआं है। इसका मतलब ये हुआ कि काला धुआं वो पिरामिड के बाहर है। इसका मतलब कि अब आप आपके पिरामिड के अंदर एक सुरक्षित हैं। सफेद प्रकाश जो है वो रेकी एनर्जी है, जो आप में सकारात्मक बदलाव लाती है। वो सकारात्मकता फील कर रही है। रेकी शक्ति आपके शरीर में, आपके स्नायुओं में, आपके लहू में, आपकी वेन्स, जो भी नर्व सिस्टम है, हर एक जगह पर धीरे 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 फैल रही है। रेकी शक्ति आपके बॉडी में जा रही है। आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका शरीर तरोताजा होता जा रहा है। आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आप ये फील कर रहे हैं कि आपका शरीर एक नया ही जन्म लेता जा रहा है। आज तक आपने बहुत कुछ सोचा था कि मेरे जो भी सोच है, उस सोच में ये खराब बातें जैसे कि काम, क्रोध, लोभ,
विषय, कसाई, ऐसी बहुत सी गंदगी आप आज तक लेके बैठे थे। ये पूरा गार्बेज जो था आज आप लेके बैठे थे। आज रेकी शक्ति क्या कर रही है, तो आपके शरीर में अंदर जाके आप में एक नया ही प्रवाह अस्खलित रूप से बहा रही है। और जितनी भी खराब चीजें थी, आपके जितने भी खराब आवरण थे, आपकी जितने भी खराब सोच थी, वो एक के बाद एक धीरे 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 बाहर, पर्पल पिरामिड के बाहर काले धुएं की तरह घूम रही हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अब वो काला धुआं धीरे 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 आपके रूम में फैल रहा है। आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस रूम में अभी आप लेटे हैं, अब जहां से मुझे ये सुन रहे हैं, वहां से वो उस रूम में फैल रहा है। धीरे 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 अब वो काला धुआं अवकाश की ओर गति करता जाता है। जो छत है, छत में से वो बाहर निकलता जाता है। धीरे 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 आकाश की तरफ वो गमन करता है। धीरे 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 वो आकाश में स्प्रेड हो रहा है और धीरे से वो आकाश की तरफ से जाके ऊपर 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 उड़ते उड़ते बहुत ऊपर चला गया, जहां हमें आज वापस अभी अब काला धुआं नहीं दिख रहा है। अब चारों ओर हम सिर्फ यही देख रहे हैं, सफेद धुआं। हमारे शरीर में एक ब्लू कलर का प्रकाश, हमारी जितनी भी चेता तंतुएं हैं, चेता तंत्र जो भी हैं, जितने भी नव सिस्टम हैं, हर एक में वो धीरे 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 ब्लू प्रकाश आगे बढ़ता जा रहा है। ये ब्लू प्रकाश कैसे कलर का है? सी ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू कलर का है, या तो स्काई ब्लू कलर का है। धीरे 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 उसने हमारे सारे शरीर को अंदर से कवर कर लिया हुआ है। हमारे शरीर में जब भी कोई तकलीफ होती है, तो वो शरीर के अंदर लाल कलर की एक ब्लॉकेजेस तैयार कर देती है। अब वो जो ब्लू प्रकाश है, वो इस लाल ब्लॉकेज को कम कर रही है, उसको तोड़ रही है। धीरे 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 अब मेरे शरीर में कहीं पर भी वो लाल डॉट, वो लाल ब्लॉकेजेस कहीं पर भी नहीं है। मेरा पूरा शरीर अब स्काई ब्लू कलर से भर चुका है। एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है। आसपास में सफेद प्रकाश का एहसास हो रहा है। कहीं ठंड लग रही है, कहीं गर्मी लग रही है, कहीं से अच्छा सा पवन आ रहा है, कहीं से अच्छी सी स्मेल आ रही है, फ्रेगनेंस आ रही है। अरे आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आज जैसे मैं हुई नहीं, आज मैं एक अलग जगह पर चला गया। रेकी में बोलते हैं ना कि हमारे 7 शरीर होते हैं। आज मुझे वो एहसास हो रहा है कि मैं अपने शरीर के साथ साथ परत को, लेयर्स को फील कर पा रहा हूँ, उनको देख पा रहा हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है स्वर्ग है। आज मुझे ऐसा लग रहा है स्वर्ग को हासिल भी कर सकते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी स्वर्ग में ही बैठा हूँ, मैं स्वर्ग का आनंद ले रहा हूँ। ये चिंताएं, ये तकलीफें, ये दुख, ये कोई भी चीजें आज मुझे टच नहीं कर पा रही हैं। मैं आनंद का एहसास कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद एक आनंद का धोध हूँ, मैं ही आनंद का एक झरना हूँ, मैं खुद ही आनंद का एक महासागर हूँ। मैं उसमें डुबकियां लगा रहा हूँ। आनंद ही आनंद है। आज सिर्फ मुझे चारों ओर मैं ही मैं दिख रहा हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। न मेरा बच्चा, न मेरी बीवी, न मेरी नौकरी, न मेरा घर, न मेरे रिलेटिव्स,
न मेरी तकलीफें, न मेरी चिंता। आज मैं भगवान से रूबरू हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद आज अभी इसी क्षण मेरे शरीर में मौजूद है। वो मुझे आशीष दे रहे हैं, वो मुझे ये विश्वास दे रहे हैं, आलाप मैं तेरे साथ हूँ, आलाप मैं तेरे में हूँ, आलाप तू मेरा बच्चा है, तो फिर डर काहे का। आज सही मायने में मुझे ये लग रहा है कि जब मैं आज तक बोलता था भगवान सौंप दिया अब तेरे चरण में, अब तू ही इसे संभाल, उस वाक्य को आज सच्चा हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं देख पाता हूँ। आज मैं सही में डिवाइन लाइफ जी रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। आज मैं ये महसूस करता हूँ कि डिवाइन पावर है, डिवाइन पावर को देख सकते हैं, डिवाइन पावर हमारे शरीर में मौजूद है, वो आ सकता है, वो प्रवाहित हो सकता है। चारों ओर एनर्जी 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 को आज मैं महसूस कर रहा हूँ। बड़ा ही आनंद आज मैं प्राप्त कर रहा हूँ। बस आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें। जब तक आपको आनंद आता है आप ऐसी ही मुद्रा में बैठे रहें, सोते रहें, आंखें बंद रखें। जो सोच आ रही है उसे आने दीजिए। कृपया खुद को यहाँ से छोड़िए मत, तोड़िए मत, शांति से। और जब भी आपको खड़े होने की इच्छा हो तब शांति से, बड़े ही आरामदायक तरीके से, धीरे से आप करवट लेके खड़े होंगे। बैठे हैं तो धीरे से आप आंखें खोलेंगे, धीरे से आप चौकड़ी को फैलाएंगे, धीरे से आप आपकी जो दोनों हथेली हैं उसको रब करेंगे, घिसेंगे और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए गर्माहट पैदा करेंगे। जैसे ही बहुत गर्माहट हो जाए उसको पूरे शरीर में आप आपके हथेली को फैला देंगे। ऐसा आप 3 बार करेंगे। आँखों को धीरे धीरे खोलिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को थैंक्स बोलिएगा, आपके गुरु को थैंक्स बोलिएगा, रेकी शक्ति को थैंक्स बोलिएगा। सो दोस्तों, आप सभी के साथ इसी तरह जुड़े रहने में बहुत मज़ा आता है। मैं सही में खुद को ये बोल सकता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मुझे आप जैसे लोग, आप जैसे प्रेक्षक मुझे मिले। वापस दोस्तों हम इसी मंच पर अगले शनिवार शाम को 4 से 5 लाइव सेशन में मिलेंगे और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वालिटीज ऑफ अ रेकी हीलर। वापस मैं बता दूं, अल्टीमेटली हम जो भी कुछ अभी कर रहे हैं ये सारे के सारे उसी लेवल 1 में आपको सिखा रहा हूं और बाद में हम शक्तिपात भी लेंगे और जो तारीखें मैंने आपको बताई उस तारीखों में हम ऑनलाइन लाइव सेशन में हीलिंग भी रखेंगे। तो वापस हम 17 तारीख को मिलेंगे दोस्तों, सॉरी माफ कीजिएगा 10 तारीख को, 10 अक्टूबर शनिवार को शाम को 4 बजे इसी मंच पर मिलेंगे। रेकी के इसी सफर में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप आपके रेकी गुरु को रजा दीजिए और आप सभी लोग व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। यही मेरी परम कृपालु भगवान से प्रार्थना है और आप सभी से निवेदन है। तब तक के लिए रजा दीजिए। नमस्कार।